हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी 2018 के जो जनरल साइंस का पेपर था, जितने भी उस शिफ्ट में आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट में जो भी आपके साइंस के क्वेश्चन आए थे, वो आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को लाइक करके वीडियो को अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि और सभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से अपने एग्ज़ाम की एनालिसिस को देखकर अपने आप को और प्रिपेयर कर लें। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन डेट है, शेड्यूल है, वो रेलवे की तरफ से लॉन्च कर दिया गया है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट करके देख सकते हैं। जो आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट है वो 23 फैब से एग्जामिनेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो जिन लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन नहीं शुरू किया, हमसे जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपका वीडियो 12/10/2018 का फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट का जनरल साइंस का पेपर के ऊपर बेस्ड है, जो आपके प्रीवियस ईयर में आया है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी या फिर बिहार झारखंड का कोई एग्ज़ाम हो, या फिर आप तैयारी कर रहे होंगे सेंट्रल एग्ज़ाम्स की, चाहे वो एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, एसएससी जीडी, सीपीओ, या फिर अदर कोई एग्ज़ाम का, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे का, जो आपकी रिसेंटली आरआरबी ग्रुप डी का होने वाला है, और आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट फेज सीबीटी 1 हो चुका है। तो हमसे जुड़कर आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको रेगुलरली वीडियो मिलती है, चाहे वो आपकी किसी भी सब्जेक्ट की हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका आरआरबी के थर्ड शिफ्ट में आया था 12/10/2018 का, वो क्या था। यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक होगा, तो वह नमक होता है। ये क्वेश्चन आपका आया था कब, देखिए आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा कब आया था आपका। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 12/10/2018 का आपका ये आया था। थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, कब का, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही ध्यान से देखते हुए चलेंगे, और इसी को बेस लेकर आपको आने वाले जो 23 फरवरी से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट है, उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो अब क्या क्या है कि कमज़ोर एसिड और सख्त क्षार। इसका मतलब यह है, कमज़ोर को बोलते हैं वीक, वीक एसिड, और क्या है आपका सशक्त मतलब स्ट्रॉन्ग, आपका स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो सबसे पहले हम लोग पीएच मान जो है 14 ये जानते हैं कि पीएच आखिर होता क्या है, पीएच हम लोग किसे कहते हैं। तो आपका देखिए पीएच का जो पूरा नाम होता है, पीएच का पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये होता है आपका पीएच का फुल फॉर्म। कभी कभी एग्जामिनेशन में पीएच का पूरा नाम भी पूछा जाता है कि पीएच को हम लोग किस रूप में या किस नाम से जानते हैं। अब देखिए कि पीएच स्केल क्या होता है, उसके बारे में भी जानना है कि पीएच स्केल क्या है, और आखिर ये अचानक से 14 कैसे दे दिया, कैसे हम लोग जानेंगे कि वो नमक है, एसिड है, बेस है, क्या है। तो सबसे पहले इसमें एक होता है स्केल, जिसे हम लोग कहते हैं पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें आपका 0 से लेकर 14 तक एक नंबर होता है, जो 0 से लेकर 14 तक जाता है, और इसके बीच में एक होता है एक 7। ये स्थिति जो आपका न्यूट्रल, जो उदासीन बोलते हैं न्यूट्रल जल, वो आपका पीएच मान उसका होता है 7। तो मतलब 0 से जो आपका कम होगा वो क्या होगा, एसिड। 0 से कम जो होगा वो आपका एसिड होगा, ठीक है। और 7 से लेके 14 के बीच में जो भी होगा वो आपका बेस होगा। क्या होगा, बेस। एक बार फिर से देखिए, एक स्केल ले लिए हम लोग, ये बीच का होता है 7, यहाँ होता है 0 और यहाँ होता है 14। 7 से कम जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे एसिड, और 7 से लेके 14 के बीच में जो होगा उसे हम लोग बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है। क्या सीखे हम लोग कि 0 से लेके 7 के बीच में जो होगा वो एसिड, और 7 से लेके 14 के बीच में जो होगा वो बेस। अब देखिए इतना तो हम लोग जान गए। इसके बाद देखिए अब हम लोग 7 से, और जो इसका 7 होता है वो न्यूट्रल मतलब जिसे डिस्टिल वाटर हो गया, उदासीन जल जिसे बोलते हैं, उसका पीएच मान 7 होता है।
7 से हम जितना 0 की ओर जाएंगे उतना हमारा एसिडिटी जो है वो बढ़ता जाएगा। क्या होगा? एसिडिटी बढ़ता जाएगा। बट जितना हम 7 से लेकर 14 की ओर जाएंगे उतना हमारा बेसिसिटी बढ़ता जाएगा। बेसिसिटी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि हमारा बेसिसिटी बढ़ता जाएगा। तो हम लोग ने देख लिया कि पीएच स्केल क्या होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार खाली जगह मतलब डैश लौ के साथ जलता है। मतलब मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार किसके साथ जलता है? जब वो जलता है तो आप देखे होंगे कि इसमें सफ़ेद लौ निकलती है। ऐसे जब हम लोग आग जलता है तो उसमें क्या देखते हैं कि येलो और रेड ये इसका मिक्स होकर निकलता है ना। पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि जो इसका लौ जलता है उसके साथ सफ़ेद निकलता है। ये भी आपका थर्ड शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 1 कूलम पर सेकेंड क्या है अगला क्वेश्चन कि 1 कूलम पर सेकेंड बराबर क्या होता है? ये आपको पूछा था रेलवे एग्ज़ाम में 12/10/2018 का थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसका देखिए सही जवाब है आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि 1 एम्पियर। 1 कूलम पर सेकेंड बराबर कितना होता है? 1 एम्पियर। एम्पियर को डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, एम्पियर किसका यूनिट होता है? तो ये करंट, विद्युत धारा, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं आई से, करंट, या आपका करंट का होता है क्या? ऐसा यूनिट एम्पियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए किसने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और हो सके तो अगला एग्जाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि किसने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन दिया। तो इसका क्या ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग? आंसर डोबेरिनर। क्या? डोबेरिनर ने दिया था सबसे पहले कि उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर अपना पहला अवलोकन दिया था डोबेरिनर ने। अब इनसे संबंधित जितने भी तथ्य हैं वो आप लोग को कर लेना है किसी भी हाल में। ये आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन डोबेरिनर हो सके अगला बार पूछते कि ये किस देश से थे। चलिए नेक्स्ट देखिए आप। किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं होती है? तो जब एग्जामिनेशन में 4 ऑप्शन दिया था तो उसमें से ये आपका तो राइट आंसर था कि पिंड का भार। पर यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर देखने को मिल रहा है और 3 अदर ऑप्शन नहीं मिलेंगे देखने के लिए। यहाँ पे क्या इसका आंसर है कि पिंड का भार जो है वो बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है। मतलब ये जो है वो विद्युत चुंबकीय मैग्नेटिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस प्रकार का उत्तक नारियल का भूसी बनाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए एक बार कि नारियल का भूसी बनाता है कौन सा उत्तक? तो कौन सा उत्तक है आप देखिए, एस्केलेरन काइमेटस फाइबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि CO2 में C और O2 का द्रव्यमान अनुपात क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको CO2 में CO2 का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा जिसमें C का अलग और O2 का अलग निकालना पड़ेगा। तो C का पहले एटॉमिक नंबर कितना होता है? ये होता है आपका 6। अगर आप लोगों ने अभी तक ये नहीं किया है तो कम से कम 30 तक एटॉमिक नंबर आपको याद ही होना चाहिए, तो जाके इस टाइप का क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन में जल्दी बना पाओगे, अन्यथा ये क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। तो देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है? 12। ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। एटॉमिक मास कितना होता है? 16। आप देखिए यहाँ पे कार्बन का जो है, कार्बन का एक अणु है तो हमारा एटॉमिक नंबर 12 सही है। पर ऑक्सीजन का देखिए 2 अणु है तो हमारा ऑक्सीजन का 2 अणु मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का 16 गुना 2 बराबर 32 हो गया। ये O2 का कितना है हमारा? 32। O2 का हमारा आ गया 32। O2 का आ गया 32 और हमारा कार्बन का कितना आया था? 16। कार्बन का कितना आया था? सॉरी 12 आया था। कार्बन का 12। तो हमारा हो गया कार्बन का 12। अब पहले C बोला है उसके बाद O2 मतलब C/O2 तो कितना हो जाएगा हमारा?
C/O2 करेंगे तो C का हमारा कितना था 12 और O2 का कितना आया था 32। काट दीजिए, 4 से कटेगा 3 बार में, ये 8 बार में। तो देखिए हमारा आ गया ना आंसर। सबसे पहले इसको बनाने के लिए आप लोग को एटॉमिक नंबर 30 तक आना ही चाहिए, तो ही जाके ये बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? ये तो वेरी इजी क्वेश्चन था, आप लोगों को शायद पता ही होगा कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। एक मेल में 23 और फीमेल में 23। जब दोनों को पूछेगा तो हम लोग 46 मतलब 46 होता है। तो 23 इस क्वेश्चन का सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। मतलब कौन जो है वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। देखिए कुचालक मतलब होता है जिससे बिजली पार नहीं होती है। अगर वही सुचालक बोलता तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता। तो यहाँ पे कौन है Pb और Hg। Pb मतलब होता है आपका सीसा लेड और Hg मतलब होता है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गैस स्थिरांक R का मान क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि गैस स्थिरांक R का मान क्या है। तो ये आपका R का मान है जो हमेशा कांस्टेंट रहता है 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल। ये भी आपका थर्ड शिफ्ट का ही अभी तक क्वेश्चन चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि परागकण किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। परागकण जो होते हैं वो किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, तो ये परागकोश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए कि सल्फर और एसी को हम लोग बोलते हैं सेलेनियम। क्या बोलते हैं सेलेनियम से इंडिकेट किया जाता है एसी को। तत्वों के परमाणु आकारों को सही क्रम लगाइए। देखिए वैसा ही क्वेश्चन आ गया जैसे मैंने बोला था कि आपको कम से कम 30 तक याद करके रखना ही होगा। इसका कितना 30 तक याद करना होगा। मान लीजिए अगर इसका एसी सेलेनियम का आपका 30 से ऊपर होता है, ठीक है, तो आप लोग अगर ऑक्सीजन का और सल्फ़र का भी याद होता तो आप लोग सेलेनियम को पहले लगा देते, क्योंकि 30 तक पता होता तो आप लोग ये आसानी से समझ सकते थे। क्योंकि हमारा जो सेलेनियम है वो 30 के बीच में नहीं आता है, मतलब वो 30 के बाद है। तो हम सबसे पहले 30 को लगाएंगे। जिसका जितना एटॉमिक नंबर बड़ा होगा वो तत्व उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले किसको लगाएंगे, पहले देखिए एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है 8, सेलेनियम का होता सल्फ़र का होता है 16, सेलेनियम का होता है 30+, मतलब 30 से ज़्यादा होता है इसका, ठीक है। तो आप लोगों ने आसानी से समझ गया कि आपका जो सेलेनियम होगा सबसे बड़ा है वो, तो सबसे पहले हम उसे लगाएंगे। सबसे पहले हम सेलेनियम को लगा दिए, ठीक है। उसके बाद हमारा सल्फ़र है, क्योंकि उसका 16 होता है तो सल्फ़र का लगा दिए, और लास्ट में हमारा ऑक्सीजन का लगेगा। तो ये हमारा इस तरह करके हम इस क्वेश्चन का सही जवाब आसानी से और जल्दी दे सकते थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए क्वेश्चन किस टाइप से चेंज करता है। पहले पूछता था कि कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, तो इस बार वो क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे, ठीक है। क्या पूछा कि कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है। उदाहरण पूछ लिया। तो देखिए आपका विद्युत पंखा मतलब इलेक्ट्रिक फैन आपका क्या करता है कि वो विद्युत ऊर्जा को मतलब इलेक्ट्रिसिटी को आपको किस में बदल दिया, यांत्रिक ऊर्जा में, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में बदल दिया। जो इंग्लिश से है इंग्लिश से समझ सकते हैं, हिंदी यहाँ से समझ सकते हैं आप लोग कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया। कैसे कि जब हमने उसे इलेक्ट्रिसिटी दी तो वो रोटेट किया तो उससे हवा हमें लगी, तो वो हमारे लिए वो मैकेनिकल के रूप मतलब यांत्रिक के रूप में काम की, ठीक है। और जब यांत्रिक ऊर्जा वो कब बनी, जब मैंने उसे इलेक्ट्रिसिटी दिया, ठीक है। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि किस किस को मिलाने से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि ब्रॉन्ज के अवयव क्या होते हैं। तो देखिए आंसर आपको दिख रहा कॉपर और टीन का आपका एटॉमिक नंबर होता है 50। आपको ये सब भी देख कर रखना है। ये भी क्वेश्चन आपका थर्ड शिफ्ट का ही क्वेश्चन अभी चल रहा है। कौन सा, थर्ड शिफ्ट का ही क्वेश्चन चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है। इस टाइप का क्वेश्चन एक आता है कि जब वेग समय दे देगा या फिर आपका त्वरण से रिलेटेड दे देगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कि आपका v = u + at होता है। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ये दोनों तरह को देख के रखना है। तो चलिए एक बार
सेकेंड और थर्ड इक्वेशन। अब ग्राफ देख लीजिएगा, ग्राफ भी पूछा जाता है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफ हो गया। ये एक तरफ आपको रिफ्रेश करने दीजिए, एक तरफ आपको टाइम दिखाया गया है और एक तरफ आपको वेलोसिटी दिखाया गया, और इसका जो है वो स्ट्रेट लाइन में ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है आपका। तो आपका फर्स्ट तो देख लिए, फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड आपका सेकेंड और थर्ड देख लीजिए। एक होता है आपका एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक इक्वेशन होता है आपका वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये नहीं दिखा होगा आपको, देखिए सही से। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। और एक क्या था? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन को आपको देख के रखना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। खाली जगह वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। मतलब ऐसा कौन सा भौतिक राशि है जो आपका कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है? तो आप लोग जानते होंगे कि दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, कभी नहीं दूरी नेगेटिव होती है। और यहाँ से आपका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कौन सा? सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन स्टार्ट होना शुरू हो गया यहाँ से। ये सारे आप जो भी चलेंगे वो सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन चलेंगे, जो आपका 12/10/2018 में आया था। ये सारे जो है ग्रुप डी परीक्षा के सारे ऑफिशियल क्वेश्चन हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मान संख्या का चिन्ह है, मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसे किस से हम दर्शाते हैं, उसका सिंबल क्या है? ये क्वेश्चन आपका पूछा है। तो इसका सिंबल क्या है? ए से हम एटॉमिक संख्या को, मतलब एटॉमिक मास को हम लोग इंडिकेट करते हैं। किससे? ए से, ठीक है। अब एटॉमिक मास में क्या क्या होता है वो भी देख लीजिए। ये भी पूछा जाता है कि एटॉमिक मास मतलब ए बराबर, जिसमें आपका होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। ये आपका होता है एटॉमिक मास में। एटॉमिक नंबर भी देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करते हैं हम जेड से, जिसको बोलते हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को इंडिकेट करते हैं जेड से, जिसमें आपका होता है प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। मतलब जितना आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और वही आपका होगा परमाणु संख्या। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन के रूप में समझ गए होंगे। और आपका जो नाभिक में होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही होता है। जो न्यूक्लियर जिसे बोलते हैं, उसमें आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप, कि बिछुआ के पौधों की नोकदार पत्तियों में डैश खाली जगह मतलब होने के कारण उनके चुभने पर जलन युक्त दर्द होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, बिछुआ का पौधा आप लोगों ने बहुत कोई नहीं देखा होगा, तो मैंने सामने आपका इसकी इमेज, इसकी तस्वीर लगा दी है। आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि बिछुआ का पौधा हम किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन को फिर से देखिए एक बार, कि बिछुए के पौधे की नोकदार पत्ती में डैश होने के कारण उनके चुभने पर जलन युक्त जो दर्द होता है वो क्यों होता है? आखिर इस पत्ती में ऐसा क्या होता है? तो इस पत्ती में देखिए मेथेनोइक एसिड होता है। क्या? मेथेनोइक एसिड होता है, जिसके कारण अगर ये हमें चुभ जाता है तो जलन युक्त दर्द होने लगता है। ये देखिए हमारा बिछुआ जो पौधा है वो आपके स्किन पे है। नेक्स्ट देखिए, कि यदि एक तार में प्रभावित होने वाले विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाए, दुगना मतलब 2 टाइम्स, 2 गुना, ठीक है, कर दिया जाए, तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका मतलब रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बोल रहा है। तो उसका रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये हमारा हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। जब हम एक तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा को दोगुना कर दें, तो दोगुना करने से हमारा जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो हाफ हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पर अभी तक इस बात को ध्यान रखिए कि सेकेंड शिफ्ट का ही क्वेश्चन चल रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाइड्रोजन और हीलियम को डैश में रखा गया है। मतलब पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर रखा गया है हाइड्रोजन और हीलियम को, वो पूछ रहा है। तो पहले आवर्त में, मतलब फर्स्ट पीरियड में हम रखते हैं किसको? हाइड्रोजन और हीलियम को। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आपका इस क्वेश्चन का आपका जवाब था हाइड्रोफिलिक। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक कहा जाता है किसे? जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को, ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक।
पौधों में डैश नामक उत्तक के कारण लचीलापन होता है। मतलब पौधों में किसके कारण, किस उत्तक के कारण लचीलापन होता है? तो क्या आंसर है इसका? कालीन काइमा। किसके कारण? कालीन काइमा के कारण जो पौधों में लचीलापन होता है। नेक्स्ट देखिए कि हथेली पर रखने पर कौन सा पिघल जाएगा? कौन सा पिघल जाएगा? तो गैलियम और सीजियम। पीरियोडिक टेबल के बहुत क्वेश्चन आप लोगों ने अपने आंखों से देखा कि कितने क्वेश्चन, मतलब हर एक शिफ्ट में आपके 2 से ज़्यादा 2+ क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। किसी किसी में तो 3+ तक पूछे जा रहे हैं। मैंने भी पीरियोडिक टेबल का वीडियो चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। आप लोगों ने नहीं देखा है तो चेकआउट डिस्क्रिप्शन करके देख सकते हैं। वहाँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए सारा और डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डैश के विकास के सिद्धांत संबंधित है। मतलब विकास का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? चार्ल्स डार्विन से। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया? पोलियो का टीका कौन विकसित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। इसे हो सके तो रिपीट किया जा सकता है एग्जामिनेशन में। कौन? जोनास एडवर्ड सॉल्क। जोनास एडवर्ड सॉल्क ने पोलियो के टीका का विकसित किया। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो टीका, ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें जो पहला वर्ग है हमारा, उसे हम क्या कहते हैं? मतलब पहला पीरियड को हम क्या कहते हैं वो पूछा जा रहा है। तो उसे हम कहते हैं क्या? क्षार धातुएं। क्या? क्षार धातुएं के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से देखिए हमारा फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। कौन सा शिफ्ट का? फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो गया है। अब जो भी चलेंगे वो सारे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन होंगे। किस में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो रियर व्यू दर्पण में। रियर व्यू दर्पण के रूप में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कथन न्यूटन के तीसरे नियम के लिए सही है? तो कथन वही है का जो ऑप्शन में बोला है, वही हमारा आंसर है। तो क्या है? बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में कार्य करता है। आप जानते हो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वही है कि एवरी फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वही है हमारा। नेक्स्ट देखिए कि इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? इथेनोइक एसिड का आपका जनरल नेम पूछ रहा है तो एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है। जी हाँ, सही बात है बिल्कुल, कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो डैश के वर्ग के विपरीत अनुपाती है। मतलब जो बल है वो किसके वर्ग के अनुपाती है? तो उसके मध्य दूरी के अनुपाती है। देखिए ये हमारा जो है ई यहाँ से आपका जी बराबर होता है m1 m2 बाय आर स्क्वायर। सॉरी, जी बराबर नहीं होता है, एफ बराबर हमारा होता है, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, कि जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ब्रह्मांड में क्या बोला है कि एक वस्तु एक अन्य बल से बांधे हुए रहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सभी जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से हम उसे जानते हैं। तो ये किसके वर्गानुपाती होती है? ये देखिए, ये रेडियस का, आर हो गया हमारा क्या? रेडियस, मतलब उसके बीच की मध्य की दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है। ये देखिए, एक यहाँ पे वस्तु हो गया और एक ये वस्तु हो गया m1 m2। ठीक है, ये मास हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? वेरी इजी, फोर्स। फोर्स बराबर क्या होता है? एम ए। एम हमारा है द्रव्यमान, ए हमारा है एक्सलेशन, और इसका जो यूनिट होता है वो आपका एसआई में हम करते हैं न्यूटन। ठीक है, और सीजीएस में हम करते हैं डाइन। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि किसी पीएच का लवण शून्य है, फिर से देखिए, यदि किसी लवण का पीएच मान जो है वो शून्य है तो वह डैश के लवण का होता है। मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है कि जब ये हमारा एसिडिक पोर्शन हो गया, ये हमारा बेसिक पोर्शन हो गया। जब हम 7 से 0 के बीच आएंगे तो हमारा एसिडिक होते जाएगा, मतलब एसिड बढ़ता जाएगा, और बेस से हम दूर हट रहे हैं, 14 से हम 0 पे जा रहे हैं तो बेस हमारा कम होगा। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे क्योंकि बहुत एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये वाला नहीं देखा तो इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए।
समझ गए कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस कैसे हुआ। नेक्स्ट देखिए कि उस तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः डैश का प्रयोग किया जाता है। किसका? एलॉय का प्रयोग किया जाता है सामान्यतः। नेक्स्ट देखिए कि डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। किसका? एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। ये एनीमोमीटर का डायग्राम है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो आपकी 23। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किया जिसमें क्या पूछा था कि महिला, पुरुष को हटाकर महिला कर दिया था और शुक्राणु में। तो देख रहे हैं आप लोग सेम टाइप का क्वेश्चन सेम डे में रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट का था और वो क्वेश्चन आपका थर्ड शिफ्ट का सेम डे में। देखिए सेम डे में क्वेश्चन को रिपीट किया जाए, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग प्रीवियस ईयर को बहुत ही फोकस करके पढ़ो, बहुत ही फोकस करके सारे आपके रेलवे में जितने भी प्रीवियस ईयर हुए सारे के सारे कवर कर लो। मैं खुद कवर कराऊंगा आपके चैनल पे सारे के सारे प्रीवियस ईयर को, वो भी साइंस के, जनरल साइंस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे सारे को मैं कवर कराऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में डैश तत्व उपस्थित हैं। कितने तत्व हैं? 18। कैसे? 2, 8, 18, 18, 32। इसे भी आप लोग याद करके रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कि शक्ति बराबर वर्क बाय टाइम क्या होता है? शक्ति बराबर जिसे बोलते हैं पावर बराबर होता है वर्क बाय टाइम, जहाँ पे W क्या है? बताइए, इतना इजी क्वेश्चन पूछा है। जहाँ W क्या है तो W क्या है? हमारा वर्क है, मतलब कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए 12/10/2018 तक का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में इतना ही क्वेश्चन पूछे गए थे जो आपके जनरल साइंस का पेपर था। तो चलिए आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को फुल एंजॉय किए होंगे, अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दिए होंगे, वीडियो को लाइक, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, ऐसा ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के हेल्प के लिए हमेशा चैनल पे अपलोड की जाती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपने प्रिपरेशन को जारी रखिएगा और भूलिएगा नहीं हमारा एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट है? 23 फ़रवरी से ग्रुप डी का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।